हमारा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन ये जो टॉपिक है ये भी बड़ा सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है। पर्पस क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का? बड़ा सिंपल सा पर्पस वो क्या है कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ताकि इंडिया एटलीस्ट जो बेसिक फूड ग्रेन्स है लाइक व्हीट लाइक राइस इन सबको इंडिया इंपोर्ट ना करे। तो पर्पस समझ आ गया, पर्पस था सेल्फ सफिशिएंसी। फिलॉसफी क्या थी, किस बेसिस पे क्या सोचा था कि कैसे करेंगे इसको? तो फिलॉसफी ये थी कि प्रोडक्शन सेंटर्ड अप्रोच, प्रोडक्शन सेंटर्ड अप्रोच। कैसे? कहते हैं कि हम क्या करेंगे, कैपिटलिज्म वाले जैसे करते हैं, एरियाज को मार्क करते हैं, वहां पे हम क्या करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स देते हैं। ठीक है, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स देते हैं, वहां पे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करके देखते हैं, और इससे क्या हुआ, इट आल्सो कॉज इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड। ठीक, तो इस तरह से इन अ वेरी कैपिटलिस्टिक मैनर इंडिया एज अ नेशन स्टार्टेड ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड प्रोडक्शन। अब हुआ क्या, 1961 में 14 डिस्ट्रिक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में क्या किया गया कि एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम को फिर बाद में एक्सपेंड किया गया 114 डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसको फिर हमने क्या बोला, 114 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेंड करने के बाद IAAP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1965 में। तो इस तरह से हम एग्रीकल्चर को लेके रेवोल्यूशन लेके आए, जिसमें 114 डिस्ट्रिक्ट्स में आपने हाई यील्डिंग वैरायटी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कैपिटल ये सब इन्फ्यूज किया, सो दैट यू कैन हैव ग्रेटर आउटपुट ऑफ फूड ग्रेन्स। अब आता है इसके आउटकम्स। आउटकम क्या रहे इस रेवोल्यूशन के, इस इनिशिएटिव के? कुछ तो ऐसे आउटकम्स हैं जिनके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, क्या इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ा? द आंसर इज क्लियर, यस। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ा। इंडिया की फूड ग्रेन आउटपुट बढ़ी, ऑफ कोर्स बढ़ी, फूड ग्रेन आउटपुट भी इंडिया की अच्छी खासी बढ़ी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इसी वजह से शायद इसको रेवोल्यूशन भी बोलते हैं हम, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है इंडिया की वो कहाँ तो डिस्करेजिंग थी, अब 3 to 5% पर एनम के हिसाब से बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, तो विच वॉज एट दैट टाइम कॉलोनियल पीरियड के अगर हिसाब से देखें, गोरे तो बिल्कुल ही बर्बाद कर गए थे ना, तो उस हिसाब से देखें तो इट वॉज एन इनकरेजिंग रेट ऑफ ग्रोथ कंसिडरिंग कॉलोनियल पीरियड। ठीक, अब लेकिन ये तो हो गया वो वाली आउटकम जिस पे किसी को कोई डिबेट नहीं करनी, सब बोलते हैं हाँ जी हाँ ऐसा हुआ। लेकिन ना अब आती है एक दूसरी चीज, लोग वो बोलते हैं ना कि यार लाइफ में हर चीज की एक कॉस्ट होती है, तो कुछ लोग ना अब ग्रीन रेवोल्यूशन की भी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि यार इसके बारे में अगर बात की जाए, पहली चीज जैसे हमारे पास में VK राव हैं, वो बोलते हैं, कहते हैं कि जो आपका ये आउटपुट बढ़ी है ना, इट केम विद अ substantial social and political cost। कहते हैं कि अच्छी खासी सोशल एंड पॉलिटिकल कॉस्ट के साथ में बढ़िया ही है। कैसे? कहते हैं कि रिच और पुअर इनके बीच का गैप बहुत बड़ा है। ओके, इसने ये बोला है कि रूरल एरिया में जो गरीब किसान है, रूरल फार्मर, वो इन उसका जो डेट है ना, उसका कर्जा वो बढ़ा है इससे। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनको अब compete करना है नए बड़े बड़े फार्मर से, थोड़ा थोड़ा लैंड है, हाई यील्डिंग वैरायटी जो है वो पानी भी मांग रही है और बहुत कुछ, तो उससे क्या हुआ है, उनको दे हैड टू परचेज न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, दे हैड टू परचेज सीड्स एंड सो ऑन। तो मतलब हुआ क्या है कि जो टिपिकल जो एक फार्मिंग थी ना, फार्मिंग के तरीके में एक नी जर्क रिएक्शन आ गया, और उससे जो नॉर्मल फार्मर है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, वो ऐसे डेट के ट्रैप में फंसा है, ऐसे डेट के ट्रैप में फंसा है कि अब होता क्या है कि दे एक्चुअली लॉस्ट द लैंड।
ऐसे ना कुछ हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस में फॉर एग्जांपल लिखते हैं GS भल्ला, जो तो इस टाइप के इकोनॉमिस्ट हैं। वो तो बोलते हैं कि यार देखो सीधी सी बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर वेजेस जो हैं, सैलरीज, वो 4 टाइम्स बढ़ी हैं। तो इसलिए 4 टाइम्स बढ़ने की वजह से जो एग्रीकल्चर वर्कर है उसकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ी है, कि तभी बढ़ी है ना, आपकी वेजेस तभी बढ़ती है जब आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। आपको पता होता है मुझे आप नहीं दोगे जी तो मैं इधर काम कर लूंगा, ये नहीं देगा तो इधर काम कर लूंगा, तो आपकी सैलरी बढ़ती है। लेकिन कुछ और इकोनॉमिस्ट हैं जैसे कि SS ग्रेवाल, ये बोलते हैं, कहते हैं कि यार जो वेजेस बढ़ी है ना, ये रियल वेजेस नहीं बढ़ी है, ये तो इन्फ्लेशन हुई है। असली में तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में फार्मर एक अजीब से ट्रैप में आ गया है। लिविंग स्टैंडर्ड फार्मर का डाउन हुआ है, मशीनाइजेशन से क्या हुआ, लेबर डिस्प्लेस हो गई है, इस वजह से माइग्रेशन होनी शुरू हुई है, सोशल अनरेस्ट हो रहा है। ट्रेडिशनल डिपेंडेंस थी ना जो, एक कहते एक म्यूचुअली एक बड़ा अच्छा ना रिलेशनशिप था बिटवीन फार्मर एंड लेबरर, कहते ये जो इनका आपस का रिलेशनशिप था ये डिस्टर्ब हो गया, और इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन को हम अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। एक और हमारे पास में स्कॉलर्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने किया था ना कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स एटसेट्रा। इन्होंने भी ये बोला, कहते हैं कि यार हुआ क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो तो बड़े बड़े फार्मर्स थे उनके पास में और पैसे आ गए और स्ट्रेंथन वो हो गए, और बड़े फार्मर्स की थी हाई कास्ट, ठीक, और जो लो फार्मर थे वो बेचारे मार्जिनलाइज साइड पे हो गए हैं। तो इससे कास्ट जो है और स्ट्रेंथन हुई है। अब ये ना पर्सपेक्टिव है, अच्छा पर्सपेक्टिव भी है, खराब पर्सपेक्टिव भी है। हमने तो बस सबके नाम लिखाने और बताना है कि यार देखो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था, ऐसे आया था, ये इसकी फिलॉसफी थी, ये इसकी आउटकम है। आउटकम 2 टाइप की है, एक जो है जिसपे कोई डिबेट नहीं है, वो है कि इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी होनी शुरू हुई। दूसरी डिबेट ये है कि कुछ बोलते हैं कि यार एग्रीकल्चर वेजेस बढ़ी हैं, फार्मर की नेगोशिएशन पावर बढ़ी है, फार्मर आज बेटर ऑफ है कंपेयर टू उस समय के। कुछ बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, फार्मर और लेबर के रिलेशनशिप खराब हुए हैं, ओवर मैकेनाइजेशन हुई है और फार्मर डेट ट्रैप में आया है। जो भी अपने को क्वेश्चन की डिमांड होगी हम उस हिसाब से इसको लिखाएंगे। सो दिस वाइंड्स अप योर ग्रीन रेवोल्यूशन।